हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद और मुस्कुराते बहुत ही प्यारे क्यूटी क्यूटी पाए से लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो निको भैया आए हो, आज क्या 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 खास लाए हो? तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सभी के लिए जो अपने नाम के आगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। वैसे अब हमारे कॉम्युनिस्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रहेंगे, ये पूरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को शंका होती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है, अभी 11th-12th पढ़ रहे थे, सीए एक नया कोर्स है, उसके बारे में जानना है, समझना है, क्या मैं वो कर सकता हूं कि नहीं, इन सब चीजों का सवाल है, उसमें क्या करना पड़ता है, इन सब से आप अभी गुमराह होंगे। तो बस इसी के ऊपर आज निक्कू भैया जी पहला लेक्चर लेकर आए हैं। पहला लेक्चर जो कि होगा सिलेबस ओवरव्यू के ऊपर कि सीए के अंदर आप जब जाओगे तो उसमें क्या सिलेबस पाओगे। आपके बहुत सारे सवाल, आपकी बहुत सारी शंकाएं इसी वीडियो से मैं दूर करने वाला हूं। तो भैया जी, जैसा कि आप सबको पता ही है, हमने बताया भी था कि हम हमारे सारे कॉम्युनियंस जो सीए बनना चाहते हैं उन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यार सीए बनने की जर्नी इतनी भी टफ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेंगी, एकाग्रता रखकर करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो कर लेते हो तो वो कौन सी राह है जो आपके सीए डिग्री तक आपको पहुंचा देगी। तो बस ये कोर्स इसीलिए है, खासकर 11वीं 12वीं दोनों ही क्लासेस के लिए। मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि जो 11वीं में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी चीजें, तो आपको समझ में आएगा कि भाई 11वीं में हम हैं तो अभी से हम तैयारी कर सकते हैं। 12वीं में हो तो ऑफकोर्स आपको एग्जाम तो देना ही, अब नेक्स्ट ईयर तो आपको एग्जाम देना, यानी कि आपको तो तैयारी करनी ही करनी है। तो वो तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सब कुछ है। ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल कोर्स है जो आपके अंदर की आशंकाओं को दूर करेगा, शंकाओं को दूर करेगा, ठीक है जी, जो ये आपको प्रूव करेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं अगर मैंने ये चीजें फॉलो की। ये वैसा बैच नहीं है जिसको पढ़कर आप सीधा सी एग्जाम में बैठ सकते हो, है ना। ये एक ब्रिज है। 11th-12th के कोर्स को पढ़ने के बाद सीए का जो पहला स्टेज होगा, सीए फाउंडेशन, उसकी तैयारी से पहले आपकी एक छोटी सी तैयारी कराई जा रही है, जो कि इस कोर्स और 11वीं 12वीं के बीच का ब्रिज है, जिस पर से आपको चलकर जाना है और फिर सीए फाउंडेशन को पार पाना है। ठीक है जी, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं भैया जी। तो देखो, रीकैप में तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, रीकैप नेक्स्ट लेक्चर से होगा। अब आज का टॉपिक क्या है, तो एक इंट्रोडक्शन है कि भैया सिलेबस में क्या क्या है, कुछ आपके सवाल होंगे, वो सारी बातें यहां कवर की जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको फिर कोई आशंका नहीं रहेगी, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट में बता ही दोगे। तो देखो भैया जी, जब भी हम सीए के बारे में सोचते हैं तो 11वीं 12वीं में किसी ना किसी ने तो ये सुना ही होता है, नहीं सुना होता तो किसी ना किसी दोस्त को बोलते हुए देखा होता है, उससे तो सुना ही होता है, खुद से अगर नहीं देखा नहीं सुना तो, है ना कहीं सीए वर्ड तो आपने जान ही लिया होगा, नहीं जाना होगा तो अब जान ही जाओगे, है ना। नाउ पॉइंट ये है कि भैया जी, जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार सीए की डिग्री की ना वैल्यू है यार। सीए जब गुजरता है ना तो लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, समझ लो, तो वो डिग्री हमें चाहिए होती है ना। पर जब हम उस डिग्री के बारे में सोचते हैं तो हमें ना एक थोड़ी सी हैबिट होती है, खासकर एवरेज मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए, जिनकी आकांक्षाएं बहुत ऊपर जाने की हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार ऊपर जाने में बहुत रिस्क होगा, क्या मैं वो ऊपर जा पाऊंगा, क्या मैं वो छलांग लगाऊं कि नहीं लगाऊं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया सीए कोर्स सभी के लिए है, हर कोई कर सकता है और हर कोई बन सकता है, अगर वो बनना चाहता है। पहले तो खुद की इच्छा होना जरूरी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बनना चाहते हैं। फिर कुछ होता है कि आपको डेडिकेशन चाहिए, टाइमली आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स आपको चाहिए, है ना। और थोड़ा सा मैं मानता हूं कि लक फैक्टर भी इसके अंदर आता है। बहुत बार लक फैक्टर की वजह से बहुत बच्चे रह जाते हैं, तो वो लक फैक्टर भी आपको चाहिए होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन लक फैक्टर आपके पास आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में पक्का आएंगे कि भैया सीए टफ होता है क्या। तो देखो, मैंने आपको हमेशा बताया, आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करके बचपन की कि पापा बताओ, जब मैं पैदा हुआ तो क्या पहली बार चलने लग गया था, मैंने कितने दिन बाद चलना शुरू किया था, वो आपको बताएंगे कि साल भर, 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने। क्या पापा मैं पहले ही दिन से आपको पापा बोलने लग गया था। वो आपको एक इमोशनल कहानी बताएंगे कि जब आपने पहली बार पापा बोला होगा, माँ बोला होगा, मम, नॉर्मली मम बोलते हैं, तो क्या ये इतना आसान था बोलना। लेकिन आज देखो आप क्या फर्राटेदार बोल रहे हो। भले ही इंग्लिश, अगर मान लो उस जिस तरीके से इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उस तरीके से नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन वर्ड्स तो बोल ही रहे होंगे, हिंदी तो बोल ही रहे होंगे। अगर ट्रू हिंदी देखी जाए तो शायद नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन इतना तो बोल ही रहे हो कि आप वार्तालाप कर पाओगे। तो बेसिक पॉइंट यहां पर यह है कि जो चीज आपको नहीं बनती वो टफ होती है, जो चीज बन जाती है वो इजी होती है। अब सीए जब आपने किया ही नहीं अभी,
स्टार्ट ही नहीं किया, उसको पढ़ा ही नहीं, तो ये आप कैसे सोच रहे हो कि वो टफ होता है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन आप पहले उसमें उतर कर तो देखो। और ध्यान रखिएगा, अगर आप उतरोगे तो आपको ये इतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये उतना टफ है नहीं। लक फैक्टर जरूर है। हाँ, ये नहीं है कि भैया सोते सोते हो जाएगा, ये नहीं है कि भैया हमारा ये काम भी कोई और कर दे, वो काम भी कोई और कर दे, हम कुछ भी ना करें, बस 4 चीजें पढ़ के चले जाएं और निकाल लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। रेगुलर स्टडी भले ही 4 घंटे करो, 3 घंटे करो, पर करनी पड़ेगी। हाँ, मैं 10-12 घंटे की मैं प्रेफ़र नहीं करता उसको, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ, है ना? तो सीए टफ नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नो होगा। और वैसे भी जो चीज़ नहीं की जाती, आप उसको बोलोगे कैसे कि वो टफ है या नहीं है? पहले करके देखो भाई, आपके मुँह से आंसर आएगा कि हाँ भैया यार, सीए इतना भी टफ नहीं था। समझ रहे हो? लोग ऐसे ही डराते थे। ध्यान रखना। फिर भैया टफ नहीं है, पर हमसे हो पाएगा क्या? तो देखो भैया, अगर कोर्स टफ नहीं है तो आपको तो टफ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ लक फैक्टर आता है। थोड़ी-सी पढ़ाई आपको हेवी लेवल की करनी पड़ेगी। थोड़ा-थोड़ा सा आपको जो भी 11th-12th में आपने पढ़ा, उसका थोड़ा-सा एडवांस वर्जन सीखना पड़ेगा। पर अब आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी तो है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, 11th क्लास का, 12th क्लास का, आपने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी तो ऐड ऑन होगा अब। अब आप ये मत सोचो कि आप न्यूअर हो। अब आप फ्रेशर नहीं हो, अब आप 11वीं और 12वीं की कॉमर्स पढ़ के आ रहे हो। तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या होता है? आपको पता है सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या होता है? वो होता है आपका अपना दिमाग। सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास होता है वो होता है आपका दिमाग। ये दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है, पर सबसे कमजोर भी यही होता है। एक बार अगर इस दिमाग के अंदर डर बैठ गया तो कभी जीत नहीं पाते। तो आप पहले तो ये भरोसा करो कि मैं कर लूंगा भाई। अगर एग्जाम हल्का फुल्का भी टफ है तो मैं रफ एंड टफ हूं, ये बिलीव करोगे तो हो जाएगा। ये सवालों में उलझे रहोगे तो होता है ना कि भाई, अगर उलझने की आदत है तो निकलना नहीं सीख पाओगे। निकलना वही सीख पाता है जिसकी निकलने की आदत होती है। और बाकी सब तो उलझने के लिए तैयार है, सोसाइटी उलझने के लिए तैयार है, डराने के लिए तैयार है। ये आपके ऊपर है कि आप उनसे डर कर बैठ जाते हो या फिर लड़कर सामने विजेता बनकर आते हो, है ना? तो आपसे बिल्कुल हो जाएगा। एक बार आप डिटर्मिनेशन रखिए। और ये ब्रिज कोर्स इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि लास्ट में इस ब्रिज कोर्स के एंड होने के बाद आप खुद से कहो कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया, मुझे लगता है कि मुझसे हो जाएगा, बाकियों का मैं नहीं जानता, उनका ठेका मैंने नहीं लिया, मेरा ठेका मैंने लिया है। और ये मैं आपसे चाहता हूं, सच बता रहा हूं। फिर इसकी तैयारी कैसे करें भैया? इसकी तैयारी कैसे करें, तो उस पर यह वीडियो होगा। आज हम अपन अभी थोड़ी देर में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वहां से मैं आपको बता दूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या है। फिर उसके बाद आपके पास बैचेस हैं, सेल्फ स्टडी है, जो भी आप चूज करना चाहो आप कर सकते हो, है ना? हमारे पास संपूर्ण बैच है, ये आपको पता ही है। ठीक है जी, तो इसकी तैयारी आज होगी। अब भैया, पढ़ाई के अलावा क्या करना पड़ता है? तो देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको कि कई बार, वैसे तो कई बार नॉर्मली पेपर्स आते हैं तो बच्चे निकाल लेते हैं, पर कई बार लक फैक्टर बहुत काम करता है। ठीक है जी, लक फैक्टर यहां पर बहुत काम करता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। कई बार क्या होता है कि सी एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स है फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। अब इसमें से कोई एक लेवल ऐसा होगा जिसमें कोई एक पेपर ऐसा होगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो वो ट्रिकी पेपर आपको कैसा बना, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, कई बार ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है नॉर्मली कोर्स में, मैं चाहे कितना ही बोलूं, बच्चे कुछ ना कुछ चैप्टर छोड़कर जाते हैं। अब मान लो उसी चैप्टर से आ गया तो, क्योंकि नॉर्मली तो भैया मान लो 5 साल से उस चैप्टर से नहीं आ रहा था, सबने कहा कि यार इस चैप्टर से अब नहीं आता है, लगभग आप छोड़ सकते हो, क्योंकि लोग करते हैं ना एबीसी एनालिसिस करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना? तो अब उसमें मान लो सी वाले से ही ज्यादा आ गया और उसको पढ़ा नहीं बच्चे ने। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना? या फिर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन करते करते आप अटक गए, लेकिन अचानक से आपका ईगो जाग गया बीच में, एग्जाम टाइम पे पता नहीं चलता ना। अब इस क्वेश्चन को तो करके रहूंगा यार, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर लिया ना तो भाई 10 नंबर पक्के, यार कुछ क्या गड़बड़ हुई पता करूं। करते करते टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता एग्जाम में। ये कई ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार लक फैक्टर जो मैं मानता हूं, उसकी वजह से बच्चा रुकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा ना अपने आप को जिंदा दिल बनाओ, जिंदा दिल बनाओ, कुछ हॉबीज करो, ताकि आपके अंदर पीस बना रहे। और ये लक फैक्टर ना आपके पीस से ही शांत होगा। वरना वो जो एकदम से क्या बोलते हैं अपन उसको, अंदर से एकदम से अचानक से कुछ डर पैदा होता है ना, वो डर फिर खत्म नहीं होता। तो अपना बिहेवियर बनाओ काम रहने का, पीसफुल रहने का, ताकि जब सिचुएशन एडवर्स आए तो आपकी बॉडी सोच समझ कर रिएक्ट करे। ठीक है जी। फिर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो,
है ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, एम बनाकर उस पर वर्क करो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तो कंटिन्यूटी रखना यहां पर बहुत जरूरी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स, जैसे आप पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन कंटिन्यूटी है कि नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर आप दोगे कि नहीं दोगे, है ना, तो इन सब चीजों के ऊपर है। तो पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी है, अपने आप का एग्जामिन करना जरूरी है, सेल्फ रिव्यू करना जरूरी है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि ये जब तक आप ये सारी चीजें नहीं सीखोगे ना तो आप लाइफ में आगे कैसे ग्रो करोगे, क्योंकि 3-4 साल बाद सब लोग आपसे डिमांड करेंगे। आज तो आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर से डिमांड कर ले रहे हो, आप किसी और से डिमांड कर ले हो, किसी और से डिमांड कर रहे हो, लेकिन 3 साल बाद सब आपसे डिमांड करने लग जाएंगे। अब आपकी आदत तो डिमांड करने की है, अब डिमांड को सॉल्व करना कब सीखोगे। तो ये सारे फैक्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, कि कोई आपसे कुछ चाहता है और आप उसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले कोशिश करो कि जो आप दूसरे से चाहते हो क्या वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे सॉल्विंग एबिलिटी पैदा होती है। तो सीए में इसके अलावा भी चीजें चाहिए, तो इन सब चीजों पर आपको फोकस थोड़ा सा करते रहना चाहिए, है ना। एक लक फैक्टर है और वो आपके काबू में तभी आएगा जब आपके अंदर एक पीसफुल नेचर बन पाएगा। आप ही अगर हर सेकेंड, हर 2 सेकेंड, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ आपके अंदर कौतूहल होता है, एक नंबर कट गया तो दिक्कत है, एक क्वेश्चन नहीं बना तो भैया पूरा दिन सैड हो गया, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो ये सारी चीजें, बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है जी। चलिए, अब एक चीज है जिसपे फनी कह लीजिए, सीरियसनेस कह लीजिए, भैया बच्चे की जान लोगे क्या यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक वो गाना भी चलता है ना, 3 इडियट वाला, तो वो भी गाने लोग सुनने लग जाते हैं। तो भैया यही पॉइंट है कि बोर्ड करें, सीए करें कि सीयूटी करें, ये सब झंझट है हमारे पास, क्या क्या करें। तो देखो आज के डिस्कशन में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये आपके मन में है, ये आपके मन में है। मैं ये बात मानता हूं कि आप नए बच्चे हो, आपको एकदम से 3-3 चीजों के बारे में समझा रहे तो आपको लग रहा है कि यार 3-3 चीजें, अभी तक तो एक क्लास पास करनी होती थी, अब सीधा 3-3 काम पकड़ाओगे क्या, हाथ भी भगवान ने 2 दिए और आप काम 3 पकड़ा रहे हो, 3-3 कोर्स करवाओगे क्या, कैसे करेंगे हम ये सब। तो यही मैं आपको समझाऊंगा कि भैया जी देखो, अगर आप नोटिस करोगे, सही से नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बोर्ड में है, जो सीए में है, जो सीयूटी में है, इसमें भैया बोर्ड और सीयूटी आप मानो चाहे ना मानो, है ना, क्योंकि कई लोगों का है कि भैया ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भैया ये तो मैं मानता हूं कि 90% कॉमन है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और एमसीक्यू पैटर्न की तैयारी कर रहे हो तो भैया जी ये 90% कॉमन है। थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है कुछ कुछ का, तो 90% तो कॉमन है। अगर अब आप बात कर रहे हो बोर्ड और सीए के एग्जाम की, तो जाहिर सी बात है, देखो बोर्ड और सीए के एग्जाम में क्लास 12th का कुछ पोर्शन तो सीए में है ही। अब सीए में है ही क्या भैया, 11th एंड 12th, थोड़ा कुछ कुछ चीजें अलग हैं, तो वो 20% मैंने मान लिया, चलो 20% हटाओ। लेकिन आपने जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप 11th पास करके ही आए होगे ना, और 12th की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, 12th की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है यही तो चाहिए यहां पर। भैया हो सकता है आप 11th भूल गए होगे, तो भूल गए होगे लेकिन अच्छे से पढ़ा होगा तो 2 लेक्चर लेंगे, रिवीजन लगाएंगे, तैयारी हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप नोटिस करो तो आपको दिख रहे हैं ये 3-3-3-3, भैया ये 90% तो ये चीजें कॉमन ही है। तो बोर्ड और सीयूटी में तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर बोर्ड और सीए में भैया 11th 12th का ही है, 11th आप पास करके ही आए होंगे, 12th में 12th की आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से करो यार। तो ये लो भैया ऑलमोस्ट 80%, मैं 20% कुछ अदर चीजों के लिए छोड़ दे रहा हूं, तो 80% कॉमन है। तो यानी कि अगर आपने बोर्ड की तैयारी की तो सीयूटी का 90% आप कवर कर रहे हो, सीए का आप 80% कवर कर रहे हो, तो 3 काम तो है ही नहीं ना, समझ रहे हो आप। तो ये दिमाग है, दिमाग सबसे बड़ा हथियार है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिविटी ले गया तो फिर ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, और नेगेटिविटी ले गया तो कहीं भी ढकेल सकता है। तो ये बात मत निकालिए, हंसी मजाक के लिए अपन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बात आ रही है कि यार बोर्ड भी है, सीयूटी भी है, सीए है, क्या करें क्या ना करें, तो ये सोचने में अपना समय व्यर्थ ना करो। बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर ली है, सीए के लिए ब्रिज कोर्स आपको मिल रहा है जिसमें आपको सीए की तैयारी का पता चल जाएगा, फिर आप बैच लोगे, सीए की तैयारी करोगे। अगर मान लीजिए अब क्योंकि सीए और सीयूटी के दोनों के एग्जाम डेट
क्लैश कर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स कई बार बच्चे यही करते हैं कि जिनका एम ही है कि भाई मुझे सीए ही बनना है, सीए ही बनना है, सीए ही बनना है, तो बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, साथ में सीए की तैयारी करते हैं। जिनको लगता है कि नहीं यार पहले सीयूटी में एडमिशन ले लूँ, एसआरसीसी का देख लूँ, या जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट देख लूँ, फिर वहाँ एडमिशन हो जाएगा तो सीए का एग्जाम बाद में दे दूंगा, तो वो बाद में दे देते हैं। सिंपल सी बात है। कई लोग दोनों तरफ जाते हैं, लेकिन जब डेट क्लैश होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह अटक जाते हैं। तो ये मेंटली आपको समझाना है, यही तो जीवन है, दिस इज हाउ यू मैनेज। यहीं से तो आपके पास मैनेजमेंट की स्किल आएगी। आपको क्या लगता है जब आप सीए करोगे, तो आपको क्या लगता है कि हर चीज आपके हाथ में होगी क्या? जब कल आप सीए करोगे, क्लाइंट आपके पास आएंगे, तो आपको ही तो मैनेज करना है कि एक ही टाइम है, उसमें आप सारे क्लाइंट्स का काम कैसे करोगे। तो यहीं से तो ये स्किल सीखनी है आपको। अगर आपने सोची है कि आज 1 साल के अंदर इनको मैनेज कर लिया, तो कल आप 10 क्लाइंट को मैनेज नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे। लेकिन अगर आज आपका दिल इन सब चीजों से डर रहा है, आज आपका दिमाग इन सब चीजों से आपको डरा रहा है, तो क्या लगता है कि कल आप क्लाइंट्स को मैनेज कर लोगे? रातों रात विद्या नहीं आती भैया जी, धीरे धीरे आती है। कई बार गलतियां करता है आदमी, उससे सीखता है, पॉजिटिविटी लाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। एक रात को कुछ नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप आज जिस एज में हो, आप सीधा नहीं आए हो इस एज में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हो। तो बी रेडी फॉर इट। गिरने के लिए तैयार रहो, उससे सीखने के लिए तैयार रहो। रोने धोने वालों की दुनिया नहीं है। रो दो कि आप सिंपैथी क्रिएट करते हो, राज्य नहीं बनाते। समझ गए? चलिए, तो ये कुछ सवालों के जवाब थे जो बेसिकली आपको रहते हैं। अब बारी आती है हमारे मेन, यानी कि भैया सीए की जर्नी में क्या क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है भैया जी, आपका सवाल था कि भैया इसकी तैयारी कैसे करें, जरा ई बताओ। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो इसकी तैयारी करनी है, तो लक्ष्य वो रहा। अब यहां से जाना कैसे है, वही तो जानना है ना। तो आइए इसको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन कोर्स में जो पेपर 1 है वो आपका अकाउंटिंग है, और ये 100 नंबर का आता है। ठीक है जी, फाउंडेशन कोर्स है ये अपना, सीए फाउंडेशन कहलाता है। इसमें पेपर 1 जो है वो आपका अकाउंटिंग होता है, और ये 100 मार्क्स का आता है। ठीक है जी। अब इसमें टॉपिक क्या है, अब देखो आपके बहुत सारे में टूट जाएंगे, है ना। एप्लीकेबल फॉर मई 2025 से है ये। सबसे पहला है मॉड्यूल 1, यानी कि आपको टोटल मॉड्यूल्स 2 हैं। ठीक है जी, टोटल मॉड्यूल कितने हैं? 2 मॉड्यूल्स हैं। जैसे आपने 12th में भी देखा होगा, किताबें एक तरीके से, है ना, कितने पार्ट्स होते हैं। तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 जो है वो मोस्टली 11th के बेसिस पर है, और मॉड्यूल 2 जो है वो 12th के बेसिस पर है। तो देखो, अगर मैं किताबों को 50-50% बांटूं, तो भैया 50 11th 50 12th, लो भैया 100% हो गया। बट हाँ, ऑफकोर्स कुछ टॉपिक्स अलग है, कुछ टॉपिक्स थोड़े एडवांस्ड है, तो वो इसीलिए मैंने 20% हटा रखा था यहाँ पर, है ना। ठीक है जी, या चलो इसको 70 कर लो, वरना कोई कहेगा अरे भैया ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तो फिर भी 70% भी बहुत होता है, कॉमन है। तो चलो भैया, अब इसमें देखिएगा, चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये इसका नाम है, जैसे यूनिट के नाम होते हैं आपके 12th क्लास में या 11th क्लास में, वैसे ही है। इसके अंदर हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक चैप्टर्स कह लीजिए। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग 11th क्लास, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशंस 11th क्लास, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, मैंने बताया कि पूरी दुनिया का झगड़ा ही इसी चीज के ऊपर है, 11th क्लास। क्लियर कर चुके हम ये सब कुछ। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 11th क्लास में हमने पढ़ा लिया है, या फिर 12th क्लास के आपके कंपनीज अकाउंट में भी रहता है थोड़ा बहुत, तो वो आपको याद होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज 11th क्लास से ही हमने पढ़े हुए हैं, पर इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें नई होती हैं। देन अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये थोड़ा सा आपको नया सा लग सकता है ना, तो इसको भी अपन कर लेंगे, थोड़ा सा नया तो है ही। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, एएस इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं है अभी आपको फाउंडेशन में, है ना, बहुत अंदर तक नहीं है, लेकिन एएस का पोर्शन है, तो वो अपन यहां कर लेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट होता है, यानी कि मॉड्यूल 1 का यूनिट 1, जिसके अंदर आपके पास 7 यूनिट्स हैं। यहाँ पे यूनिट्स मतलब ये चैप्टर है, ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ जो चैप्टर लिखा है ये यूनिट्स की तरह है। ठीक है जी, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। ठीक है जी, ओके भैया जी। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये पूरा 11th है। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेसेस यानी जर्नल एंट्रीज के बारे में है, फिर लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब्सिडियरी बुक है, कैश बुक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आता है, यानी एक सेकंड चैप्टर है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। तो टॉपिक्स यानी कि यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, आपको पता ही 11th क्लास में हमने एज अ चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये सारे वैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस का लेवल अलग है, एक थिंकिंग अलग है। जैसे कैश बुक में आपको याद होगा, या मैंने बताया होगा अगर आपने क्लास 11th मुझसे पढ़ी है, कि भैया जी कैश बुक में क्या होता है कि जब अपन चेक इन हैंड की एंट्री करते हैं, तो चेक इन हैंड डेबिट या क्रेडिट होता है जब भी कुछ
ऊपर नीचे होगा, डिसऑनर होगा, या जब भी हमें मिल रहा होगा। तो यानी कि भैया जी यहाँ पे चेक इन हैंड करते थे। 12th क्लास फाउंडेशन क्लास में क्या है कि चेक इन हैंड नहीं, उसकी एंट्री कॉन्ट्रा की तरह करते हैं। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, बाकी तो सेम ही है, एंट्री सेम ही है। भैया अगर मैं सेल करूंगा कैश में तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, तो भैया जनरल एंट्री वही होती है यहाँ पर। भैया अगर मैं लेजर में ट्रांसफर करूंगा तो अगर मैं सेल्स में हूं तो भैया ये कैश बुक में जाएगी, है ना। और अगर मैं सेल्स में एंट्री करूंगा तो कैश बुक के अंदर सेल्स में ये इधर होगा, टू सेल्स आ जाएगा, वही होता है। अगर भैया सेल मैंने क्रेडिट में किया तो अगर आप सब्सिडरी बुक बनाते हो तो इसमें एंट्री होगी, वरना आपकी जनरल एंट्री होगी, फिर उससे लेजर बनेगा। समझ रहे हो? तो सारे कॉन्सेप्ट सेम है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां हो गई तो कैसे सुधारना है, ये सब हमने किया हुआ है। तो 11th क्लास का ही पोर्शन है ये। देन उसके बाद अब यहाँ पे चैप्टर 3 BRS 11th क्लास इन्वेंट्री, ये थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, तो इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री को बहुत डीपली समझाया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। फिर डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, आपने 11th क्लास अगर हमसे पढ़ा होगा तो ये मैंने चैप्टर पढ़ाया है। भले ही ये CBSE में नहीं है, बट मैंने आपको तब भी बताया था कि भैया CA में अभी भी है, तो इसलिए अपन इसको पढ़ाएंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसमें है फाइनल अकाउंट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जब कोई कंसर्न होती है तो उसका ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी होता है, और फिनिश गुड्स का भी होता है। अभी जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आप सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करते थे, है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका ओपनिंग स्टॉक WIP का अलग होगा, क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स का अलग होगा, रॉ मटेरियल का अलग होगा। तो बस वो थोड़ी बहुत चेंजेस है, वरना वो भी 11th क्लास के बेसिस पर है। यानी कि अगर आप देखोगे तो भैया जी यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 था, 11th क्लास है, कुछ चीजों को छोड़कर। फिर अपने पास चैप्टर 2 पूरा ही 11th है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर 3 BRS 11th है, चैप्टर 4 थोड़ा अलग है, 5, 6, 7, और ये मतलब चैप्टर नंबर 7 में जो 2 यूनिट्स हैं ये भी सेम है, बस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी स्टॉक के लेवल पे, बाकी तो ट्रीटमेंट वैसा ही है। तो वो अपन यहाँ करेंगे तो सीख लेंगे। तो ये हमारे पास 11th क्लास का पोर्शन है, और ये मॉड्यूल 1 के अंदर आता है। अब आप खुद देख लो, क्या लगता है आपको कि 70% कॉमन है? मुझे लगता है अब आप कहोगे 80% कॉमन है कि नहीं। चलिए, अब उसके बाद बारी आती है मॉड्यूल 2 की, यानी कि जहां से अपनी 12th क्लास शुरू होती है। तो देखिए, किसी में ICSE बोर्ड में ये आपको क्लास 11th में ही है, आई गेस, जहां तक मुझे पता है ना। तो ये 11th का ही पोर्शन कहोगे, वरना ये 12th का पोर्शन है। अब होता क्या है कि भैया CBSE ने इसको हटा दिया, CBSE ने हटा दिया, बच्चे करते नहीं है, पर हमने पढ़ाया है, तो आई होप कि आप उसको जरूर देखो। अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि CA में आ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप बैच के नहीं हो तो भी हमने YouTube पे इसकी वीडियो डाली हुई है, इसको देखिए, क्योंकि ये CUT में आता है। तो CUT में आता है तो CUT में तो MCQ पैटर्न में आता है, लेकिन अपना जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप इसका 1 शॉट भी देख सकते हो YouTube पे, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट ऑप्शन में, आपको पक्का मिलेगा। ठीक है जी। तो NPO क्लास 12th है। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये हमने क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है ना। ये इस साल से तो वापस CBSE ले आई है, उससे पहले हटा दिया था। तो आई होप कि आपने इसको कर रखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 शॉट इसका भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये भी है भैया। फिर पार्टनरशिप, अब ये LLP आपको थोड़ा सा अलग पड़ेगा, है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट, तो वो अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ क्लास 12th का है। सेम ही टॉपिक्स हैं, बस थोड़े बहुत ट्रीटमेंट एडवांस होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होंगे, है ना। जैसे अभी तक अपने को 4, 5, 6 ट्रीटमेंट मिलते थे, हो सकता है अब 7, 8, 10 मिले। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाएगा, वो अपन सीख लेंगे। तो 12th का ही तो पोर्शन है, कुछ को छोड़, जैसा भी LLP वाला पॉइंट, इसको अगर छोड़ दिया जाए, और यार ठीक है 12th में नहीं पढ़ा क्योंकि नहीं था, अब है तो पढ़ लेंगे। दैट शुड बी द एटीट्यूड। समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए, अब देखिए कंपनी अकाउंट है, चैप्टर 11, ये हमारे पास मॉड्यूल 2 के अंदर है ना, ये सारे चैप्टर्स। ओके, फिर अब इसके अंदर देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है अपन ने, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड इशू ऑफ राइट्स इशू, ये थोड़ा सा अलग आता है। हमने 12th क्लास में इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, इसके थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना। फिर भैया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है, तो इसको भी अपन कर लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? बस हो गया हमारा सिलेबस, ये है हमारा 100 नंबर का सिलेबस। अब आप खुद बताइए कि जब मैंने आपको बताया कि भाई CA फाउंडेशन लेवल जो है उसकी राह ये है, ये दिखा दिया, तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये टफ है? क्या अब आपको नहीं लग रहा कि आप इसे कर लोगे? जाहिर सी बात है, हो सकता है अभी आप कह रहे हो कि हाँ भैया सब्जेक्ट देख के तो लग रहा है, चैप्टर देख के तो लग रहा है, अब क्वेश्चन देख कर समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद टोटल 12 लेक्चर, इसको छोड़कर
12 लेक्चर्स आएंगे आपके ब्रिज कोर्स में। इन 12 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं और इन सारे टॉपिक्स में वो सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आए हुए होंगे उनमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको फील आए कि यार ये एग्जाम में आया था, बताओ यार हमें तो आता था। फिर आपको खुद से आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं इसको कर लूंगा। ये जो हमारे पहले सवाल थे ना, कौन से सवाल, हमसे हो पाएगा क्या, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से इसका आंसर दें यस आफ्टर दिस ब्रिज कोर्स। ठीक है जी। ऑफ कोर्स ब्रिज कोर्स में आपको हल्का हल्का चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, फिर आप जब बैच लोगे या खुद से तैयारी करोगे तो हो ही जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करें, अभी अभी मैंने बता दिया आपको कि भैया सारी चीजें कॉमन है, इसको एक एक करके आपको कंप्लीट करना है, थ्योरी को पढ़ना है, इसके आगे बढ़ना है। तो बस ये भी मैंने आपको अब बता दिया है कि इसमें सिलेबस क्या है। लेकिन देखो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि अब आप हो रहे हो प्रोफेशनल। अब आप क्या हो रहे हो, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का कर्तव्य ये होता है कि वो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बने, लोग उसके पास सवाल लेकर आए और वो सॉल्व करें। ऑफ कोर्स अभी आप स्टूडेंट तो बहुत सारी चीजें नहीं जानते, अभी आपने 11th-12th पास किया है और मेंटली क्या है, बच्चे को अभी आजकल की एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती, उसकी बहुत केयरिंग की जाती है कि अरे नहीं बच्चा, बुरा नहीं मानना भैया, ऐसा नहीं, कोई आ रहा है तो हर एक चीज उसकी पूरी की जाती है। तो बच्चे को हैबिट नहीं है कि भैया हम कैसे डिसीजन लें, उसको हैबिट नहीं है कि मैं खुद कैसे खड़ा होके कहूं कि भैया मैं कर लूंगा चीजें, है ना। हाँ कई बार अटक जाओ, ना बने तो करो, लेकिन पहले अपनी ओर से ट्राई करो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के मन में कि भैया जी ये सारी चीजें जो आप लेकर आते हो ये कहां से आती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कोई कहीं और से नहीं लेके आता, बस छोटी छोटी नॉलेज है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया इसको आपको कहां से देखना है। अगर आपका मन करे तो भैया आपका जब मन करे तब आप खोज सकते हो, आपको कुछ नहीं करना भैया जी। ये देखो मैंने पूरा सर्च कर रखा है, ये आपके पास गूगल है, ठीक है जी। गूगल पे जाना है, जाके आपको सर्च करना है बीओएस नॉलेज पोर्टल, ये फाइनल लिखा हुआ है फाउंडेशन कोर्स, सर्च करोगे या सिर्फ बीओएस पोर्टल भी डाल दोगे ना तब भी आ जाएगा। ठीक है जी, आप बीओएस पोर्टल भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा। ये देखो ये आपके पास आ गया बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, आपको इस पर टच कर देना है। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, बीओएस मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है। नॉलेज पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पर है आपको विजिट वेबसाइट करनी है, वेबसाइट विजिट करोगे, अब आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है जी, अभी क्योंकि आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो ये सब भरने की जरूरत नहीं है, वरना इसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, आप आओगे नीचे, ये रहा। अब देखो यहाँ सब कुछ है, चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हैं। तो देखो अपन चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स पे जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास कोर्स, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस पर अपन गए, तो अब देखिए आप सब कुछ आ जाएगा आपके पास। प्रोस्पेक्टस, क्या क्या चीजें, एट अ ग्लांस यानी कि आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। तो देखो आप यहाँ टच करोगे तो यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पे जाओगे, ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। मैं भी आपको इसको दिखाऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, चलो भैया, तो ग्लांस हो गया। स्टडी मटेरियल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये स्टडी मटेरियल यहीं से ही है। ये देखिए ये रहा फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स पे अपन गए, पेपर 1 अकाउंटिंग है, इस पर गए, ये रहा एप्लीकेबल फॉर मई 2025, मैंने इस पर टच कर दिया। तो ये देखो यही तो उठा के लाया हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कोई बताता है या कहीं से कुछ भविष्यवाणी होती है और हमें पता चलता है। ये वेबसाइट है, आप इससे यूज टू हो जाओ, जितना ज्यादा आप इससे रूबरू होगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको यहाँ से नॉलेज मिलती रहेगी। ये देखो ये सारे चैप्टर्स नेम जो मैं लेकर आया हूँ वो यहीं से तो लाया हूँ। अब इसी के अंदर क्या क्या है, आप इसमें से किसी पे भी टच करोगे तो वो खुल जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी खुल जाएंगी। आप डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। ये देखो ये ओवरव्यू खुल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें ऐसे ही खुलेंगी। हम इसी के थ्रू पढ़ाई करेंगे, हम इसी के थ्रू ब्रिज कोर्स में आपको समझाएंगे कि भैया कैसे क्या चीजें होती हैं। देख रहे हो भैया जी, देख रहे हो कॉमेंट, कितना सिंपल है ये। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेबस था। अब कुछ चीजें मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और समझ में आए। तो देखिए एट अ ग्लांस, तो ग्लांस में आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भैया सीए क्या है, कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर आपको बता रखा है स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या सीए चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ स्किल्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट्स। तो ये सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई हैं। तो फाउंडेशन में वो क्या चेक करते हैं, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज। फिर इंटरमीडिएट में एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज।
फिर फाइनल में इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। यानी इस तरीके से आपको धीरे धीरे सीए कोर्स में अपग्रेड कराया जाता है, धीरे धीरे आपको नॉलेजेस दी जाती हैं। ये 3 लेवल हैं, ठीक है जी। फिर अब सेल्फ पेस मॉड्यूल आता है, तो ये आप जब कोर्स में आगे जाओगे तब चलेगा। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप में से बहुत लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि भैया कैसे करें क्या नहीं करें, तो ये सारा यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है, ये सारा यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है। रूट टू डायरेक्ट एंट्री अगर इंटरमीडिएट में करना है तो अभी ये फाउंडेशन के लिए ये रहा आपके पास, सारे रूट्स दिए हुए हैं। दिस इज एन एंट्री टू सीए कोर्स। भैया जो भी क्लास 12th में अपीयर्ड हो चुका है, कोई भी क्लास 12th में अगर अपीयर्ड हो चुका है तो भैया वो सीए का एग्जाम दे सकता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ना 3 अटेम्प्ट होते हैं, जनवरी वाला, मई जून वाला या सितंबर वाला। तो आप अभी वाले जनवरी का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि अभी तक आप एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हो। होता क्या है, फरवरी के आसपास इसमें फॉर्म निकलते हैं। रजिस्ट्रेशन आप जरूर करा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। तो एग्जाम फॉर्म की जब डेट आएगी तब आप उसको भरोगे, तो पहला अटेम्प्ट आपका आएगा जून, नॉर्मली रहता है, कई बार मई में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जून में डेट आती है और आपको उसको पास करना है। और फिर उसके बाद सितंबर एग्जाम है, ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फरवरी के आसपास एग्जाम फॉर्म आएगा, उसको आप भरोगे। ओके, तो ये यहाँ पे पूरा सब कुछ है, आपको जो भी पढ़ना है। जैसे किसी को होता है ना, भैया हमें पता ही नहीं चलता सीए कैसे करें, हमें कोई बताता ही नहीं, हमारा कोई बड़ा भैया नहीं है। तो देखो ना यार, ये वीडियो देखो, आपको मैंने बता दिया, यहीं से पता चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सीए जैसा कोर्स करना है पर ये लाइनें नहीं पढ़नी। सीए जैसा कोर्स करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद को कहलाना है, लेकिन कुछ भी खुद से नहीं करना, तो कैसे होगा? बी स्ट्रांग यार, खुद से करना सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना तो फिर आज आपके पास लाठी है, आज आप एक कोर्स खरीद रहे हो, वहां पर आप पैसे दे रहे हो टीचर को, टीचर आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, हर समय थोड़ी समझाएगा। एक टाइम तो आएगा जब आपको खुद आंसर देने सीखने पड़ेंगे, है ना? तो अभी से कोशिश करो, अभी से वो क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आओ। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपका टास्क है। चलो भैया, ये देखो इसमें सब कुछ है। अब मैं कुछ चीजें और इसमें बता देता हूं जिसके लिए मैंने लिया था ये। तो देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं, ये तो फाइनल का है, ये रहा पेपर एट फाउंडेशन। तो आपके पास 4 पेपर होते हैं। पहला अकाउंटिंग है 100 मार्क्स का, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 चीजें आती हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। फिर ये आपके पास इंटरमीडिएट है, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई हैं कि अकाउंटिंग में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज 5 से 20% आता है, और नॉलेज का एप्लीकेशन मैंने बताया था ना, हैविंग अ नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, अप्लाइंग अ नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। तो देखो 80 से 95% आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज आपने 11th 12th में गेन कर ली है, अब उसको अप्लाई करने की बारी है, ठीक है जी। चलो, ये तो अब ट्रेनिंग और स्किल सेट्स के अंदर की बातें हैं। अब आप जो भी चाहे तो आप आराम से एजुकेशन फाउंडेशन रूट ये देख लो, आप यहाँ से सब कुछ ये समझ सकते हो। यहाँ पे पूरे सीए फाइनल तक के बारे में बताया गया है, ये देखो, ये पूरा सीए फाइनल तक बताया गया कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर समझाया गया। आप आराम से इसको देख सकते हो, है ना? और ये कहाँ से मिलेगा भैया? अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। कुछ नहीं करना है भैया जी, गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपके पास BOS था, BOS में आप इस पर टच करोगे, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा एट अ ग्लांस, इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि एक अच्छी चीज ये है कि यार हम जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो सीए में बहुत सारा कोर्स है ना? बहुत सारा कोर्स है, तो हमें हर जगह नहीं पांव पसारने हैं। कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी होती हैं कि कौन से में भैया कितने मार्क्स का आता है। तो आइए इसका वेटेज देख लेते हैं। अब वेटेज से ना आपको एक बहुत क्लासिक बात पता चलेगी। ये हमारे पास वेटेज है। अब देखो, वेटेज में अगर आपको याद हो, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क 5 से 10%, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे फ्रेमवर्क में जाऊं, ठीक है जी, ये हमारे पास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था हमारे पास, तो क्लास 11, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अगर मैं क्लास 11 की बात करूं, तो मैं फर्स्ट है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये 5 to 10% है ना? 5% to 10% है, ठीक है जी। अभी आपने देखा इसका वेटेज। चलिए अगला वेटेज देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस है 30 से 35%, जिसमें 6 चैप्टर तक आ रहा था, है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज तक आ रहा था। देखिए, सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि 30% से लेकर 35% के बीच में है, 30% से लेकर 35% के बीच में है, ठीक है भैया जी। ओके, देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट 20 से 25% के बीच में है। तो ये देखिए 20% से लेकर 25% के बीच में है। अब अगर आप इसका टोटल कर लेते हो तो इसकी टोटलिंग कितनी हो जाती है? 5 35, ये हो जाएगा 55%, या फिर अगर मैक्सिमम किया जाए तो 60, और ये हो जाएगा 70%, ठीक है जी। तो 55 से 70% का कोर्स किसका है भैया? 11th क्लास का है, समझ रहे हो? कंपनी अकाउंट, समझ रहे हो आप?
यानी कि अगर आपको नोटिस किया जाए तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं, अगर आपने अभी तक यहाँ वीडियो देखा है तो अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कहता हूँ कि 11th क्लास के बच्चे के लिए भी ये ब्रिज कोर्स है। तो आप आराम से इसको देख सकते हो, क्योंकि 55 से 70% जो है वो आपका सिलेबस कहीं ना कहीं 11th का है। कुछ 10-15% चेंज कर दीजिए, कुछ नया भी है उसमें, ठीक है जी। तो ये देखो, अब उसके बाद बारी आती है क्लास 12th की। तो क्लास 12th का वेटेज देख लेते हैं भैया जी जरा, है ना, क्योंकि क्लास 12th था यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये देख लीजिएगा, ये 20-25% में एनपीओ इंक्लूडेड है, नहीं फाइनेंशियल, हाँ एनपीओ इंक्लूडेड है, ठीक है जी। अब उसके बाद अब बारी आती है यहाँ से पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप 15 से 20% है। एक मिनट, ये कौन सा था? फाइनल अकाउंट था वो, कंपनी अकाउंट नहीं है ये, जो है ये फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट। अब यहाँ पे आ गए अपन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का पूरा मिला लिया, तो पूरा अगर मिला लिया पार्टनरशिप का, तो अपने पास बन रहा है 15 से 20%। कंपनीज अकाउंट भी 15 से 20%। ऐसे फिर इन्होंने बिजनेस लॉ का भी दिया हुआ है, तो आप वेटेज वाला सेक्शन से डाउनलोड करोगे, आपको ये मिल जाएगा। तो 15 से 20% और 15 से 25%। आ जाइए, तो ये पार्टनरशिप है 15 से 20%, और आपके पास कंपनी अकाउंट है कितना था, 15 से 25% ना, ठीक है जी, यही है। ये देखिए 15 से 20 और 15 से 25, जिसमें सारी चीजें आती हैं। तो अब देख लो भैया, सिलेबस पता चल गया आपको। अब यहाँ पे देख लो, ये 30% है और ये 45% है। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 55 और ये 45, ये दोनों क्या हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए क्लास 11th का पोर्शन 55% आता है, तो क्लास 12th का पोर्शन 45% है। अगर मान लीजिए भैया क्लास 11th का पोर्शन 70% आता है, क्लास क्लास 11th का पोर्शन 70% अगर आ गया, तो 30% इसका है। ये एक तरीके का क्राइटेरिया है कि किस चैप्टर से कैसे मार्क्स आते हैं। लो भैया, समझ रहे हो आप? तो अब आपको समझ में आ गया। तो 11th भी जरूरी है, 12th भी जरूरी है। कई लोगों का रहता है ना भैया कोर्स में क्या है क्या नहीं है, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वेबसाइट पे जाना है। आपको वेबसाइट पे जाकर खुद ही सब कुछ मिल जाएगा। ग्लांस है, सिलेबस है, स्टडी मटेरियल, सेक्शन वाइज वेटेज है, पुराने आरटीपीस पेपर हैं, ओल्ड सजेस्टेड आंसर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है जी, सब कुछ है। हमारा इंस्टीट्यूट सीए का इतना प्यारा इंस्टीट्यूट है, वो सारा मटेरियल आपको देता है। बस आपको अच्छे से नॉलेज करनी है। ऑफ कोर्स कई बार चीजें नहीं समझ में आती, उसी के लिए तो बैचेस होते हैं। आपको पता ही है कि हमारा संपूर्ण बैच आता है ना, फुल बैच आता है, फास्ट ट्रैक बैच आता है। तो आप जो चाहे वो ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर लो तो आप वो भी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो क्या कहते हो, सिलेबस देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ अनजान सी दुनिया होगी, वो जग सुना सुना लागे रे? ऐसा आपको नहीं लागेगा रे, समझ रहे हो क्या? इसीलिए तो ब्रिज कोर्स लेकर आए हैं, ताकि अगर कोई एकदम ही डरने वाला बच्चा है, जिसको लग रहा है कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो हैं ही नहीं इस लायक, उसके भी मन में ये आ जाएगा कि यार करके देखते हैं, हो जाएगा। और बहुत प्यारी डिग्री है ये। और सिर्फ बात वो वर्ड की नहीं है, उस वर्ड के मिलने के बाद की जो खुशी है वो तो आपकी है ही, लेकिन उसको मिलने के बाद जो वैल्यू है, जैसे होता है ना कि बैलेंस शीट मैच कराने की खुशी एक कॉमर्स के अलावा, एक कॉमर्स स्टूडेंट के अलावा किसी और को नहीं हो सकती, वैसे ही सीए पाने की एक खुशी जो है वो किसी और को नहीं हो सकती। आपके आपसे जब कोई बात करेगा, जैसे होता है ना, हम में से बहुत लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन जब आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह मिलोगे और एज अ सीए मिलोगे, उसमें अंतर होगा, उनकी बातचीत के लहजे में अंतर होगा। तो कोशिश करने में क्या जाता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या हैं, और हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी, ओके, डन है। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल अब हमारे पास इसको करने के लिए हमारे पास 12 लेक्चर्स और आएंगे, ठीक है जी। तो 12 लेक्चर्स होगा हमारे इस कोर्स में, 12 लेक्चर्स होंगे हमारे इस ब्रिज कोर्स में, ओके, ठीक है जी। तो 12 लेक्चर्स हमारे ब्रिज कोर्स में होंगे, जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा बेसिक आपकी क्लियर करूं। तो बेसिक जो भी आप 11th में भूल गए होंगे, जो 11th पढ़ रहे हैं, अगर पुराने चैप्टर थे आप भूल गए होंगे, तो मैं आपका यहाँ पे क्लियर करूं। तो बेसिक क्लियर कराने की कोशिश होगी, और कुछ बेसिक सवाल हम करेंगे, ठीक है जी। बेसिक सवाल हम करेंगे जो कि एग्जाम में आए होंगे, या तो एग्जाम में आए होंगे, या तो आरटीपीज में होंगे, या फिर एमटीपीज में होंगे, ठीक है जी।
तो एमटीबी मतलब मॉक टेस्ट पेपर और आरटीज मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है जी। तो ये पूरा आईसीआई के ही कहीं ना कहीं सवाल आए होंगे। ऑफ कोर्स ये पूरा इन डेप्थ कोर्स नहीं है ब्रिज कोर्स, ये आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप इसे कर लोगे, है ना, क्योंकि इन डेप्थ कोर्स संपूर्ण बैचेस है वो अलग है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो ऐप पे आकर, ठीक है जी। चलें तो फिर, और अगर आपको सच में ये फील आया है कि यार भैया ये दुनिया तो जानी पहचानी है, यहां का राजा तो हमको ही बनना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको बात समझ में आ गई हो, टमाटर बना सकते हो हैशटैग कमेंट्स के साथ, है ना। चलिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो समरी में हमने आज जाना सिलेबस के बारे में, है ना। तो भैया जी अगर मंजिल पाना है तो कौन से रास्ते से होकर गुजर जाना है, ये सब हमने जान लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, बोलो बोलो बोलो, मैं नहीं तो कौन बे, कोई और नहीं है बे, हम ही हैं जो इसे करेंगे, है ना। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी कॉम्युनियंस हैं सबके नाम के आगे सीए बने लगे, अगर वो इसे करना चाहते तो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप जरूर बनोगे, ये हमारी पूरी टीम की दुआ है और विश्वास भी है। चलिए, तो होमवर्क में फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जरूर होगा, ठीक है जी। चलिए, और लास्ट में हम सबका एक प्यारा सा मोटो है, मगर उससे पहले थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग आवर स्टार्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स, फॉर बीइंग आवर जेम्स। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, और कॉन्फिडेंस आया है तो फिर आप इसे कमेंट में भी बता सकते हो इस साइन के साथ, एंड एक प्यारा सा मोटो जरूर है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाते रहिए, इस तरीके से जीवन जीते जाइए कि मजा आ जाए, जो भी आपसे मिले कहे यार मजेदार इंसान है ये, ठीक है जी। चलो तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।